हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म बेसिकली रिएक्शन मैकेनिज्म जो है डिटरमाइन करने के लिए या निर्धारित करने के लिए कौन कौन से मेथड हम यूज में लेते हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला मेथड है यहाँ पे प्रोडक्ट एनालिसिस। उत्पाद कोई भी रिएक्शन होती है उसमें प्रोडक्ट बनते हैं, तो उन प्रोडक्ट को देख के हम एनालाइज करेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या हो सकती है उस दौरान, रिएक्शन के दौरान। ठीक है, इसके अलावा जो है जो भी इंटरमीडिएट्स बनते हैं रिएक्शन के दौरान रिएक्शन में, उनको स्टडी करके पता कर सकते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगी। इसके अलावा आइसोटोपिक इफेक्ट का यूज करके भी रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में कुछ इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती है। और लास्ट जो है वो स्टीरियो केमिकल एविडेंस के द्वारा, और इसके बाद जो है एक लास्ट है 5th नंबर जो है वो काइनेटिक जो स्टडीज के द्वारा भी कर सकते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म को डिटरमाइन। ठीक है, तो ये लास्ट हो गया काइनेटिक स्टडीज के द्वारा भी रिएक्शन मैकेनिज्म डिटरमाइन की जा सकती है। ठीक है, अब ये जो 5 मेथड है सारे के सारे, सिर्फ एक मेथड सफिशिएंट नहीं है किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म को डिटरमाइन करने के लिए। एक से ज्यादा मेथड लगते हैं किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म को या अभिक्रिया के जो क्रियाविधि है उसको निर्धारित करने के लिए एक से ज्यादा मेथड यूज में आते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो पहले लेते हैं हम यहाँ पे प्रोडक्ट एनालिसिस। प्रोडक्ट एनालिसिस में देखो कि क्या होता है। मैं एक रिएक्शन एग्जांपल के साथ बताती हूँ आपको। मान लो एक रिएक्शन है जिसमें मैंने लिया है बेंजीन, ये लिया पैरा क्लोरोटोलुईन। ठीक है, ये लिया है। अब इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई है? इसकी रिएक्शन जो मैंने है NaNH2 के साथ करवाई लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, तो पैरा क्लोरोटोलुईन की रिएक्शन NaNH2 लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में करवाने पर मुझे यहाँ पे जो है वो 2 तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, ये 2 तरह के प्रोडक्ट यहाँ पे मिलते हैं। अब इन प्रोडक्ट्स को देख के आप क्या पता कर सकते हैं कि इस रिएक्शन के दौरान जो है कोई एक ऐसा इंटरमीडिएट बना है जो इन दोनों प्रोडक्ट्स को बनने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से फिर आइडिया लगाना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा इंटरमीडिएट हो सकता है जो पैरा प्रोडक्ट भी बना सकता है इजीली, और जो है मेटा प्रोडक्ट भी इजीली बना सकता है। तो अब हम देखते हैं कि इस रिएक्शन में क्या होता है। यहाँ पे एक ही केस है यहाँ पे जब पैरा और मेटा दोनों प्रोडक्ट जो है बन सकते हैं यहाँ पे। तो हमने बेंजाइन वाला पढ़ा है, बेंजाइन इंटरमीडिएट आपको याद हो, जब मैंने इंटरमीडिएट्स पढ़ाए थे तब आपने पढ़ा होगा, तो उसमें हमने पढ़ा था कि बेंजाइन किस तरह से बनता है। तो देखो ये हमने क्या लिया है यहाँ पे NaNH2 से जो है NH2 माइनस यहाँ पे आता है। ये क्या करता है, बेस का काम करता है। ये यहाँ से इस H को लेके निकल जाता है। जैसे ही H को लेके निकलेगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे इस बॉन्ड के, और ये क्लोराइड यहाँ से निकल जाता है, जिस वजह से यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है। तो इसको अगर मैं इस तरह से लिख लूं कि मान लो बेंजीन था हमारा, लिख सकते हैं बेंजीन को इस तरह से भी, और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है रिएक्शन के दौरान। तो ये पूरा जो है वो क्या है हमारा, ये है हमारा बेंजाइन इंटरमीडिएट। क्या है ये? बेंजाइन इंटरमीडिएट बना है इस रिएक्शन के दौरान। ठीक है, अब ये जो बेंजाइन इंटरमीडिएट है, ये जो यहाँ पे बॉन्ड बना है, अब क्या होता है कि हमने पढ़ा था वहां पे भी जब हमने रिएक्शंस पढ़ी थी कि अब वापस जब ये NH2 माइनस आएगा तो ये क्या कर सकता है, इस वाली साइड पे भी अटैक कर सकता है, इस वाली साइड पे भी अटैक कर सकता है, और यहाँ इस साइड पे भी अटैक कर सकता है। दोनों केस हो सकते हैं। तो जब ये अटैक करेगा तो हमारे पास ये दोनों केस बनेंगे, जो भी वो वहां प्रोडक्ट में हमें मिला है वो दोनों केस हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि कोई रिएक्शन हुई है, उस रिएक्शन के बाद रिएक्शन होने से कोई प्रोडक्ट बना है,
उन प्रोडक्ट को एनालाइज करके, ये जो प्रोडक्ट मिला इसको एनालाइज करके हम पता करेंगे कि इस रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, तो आधी इंफॉर्मेशन तो उस रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में हमें यहाँ से मिल जाएगी कि उस रिएक्शन, उस अभिक्रिया की क्रियाविधि के दौरान एक इंटरमीडिएट बनता है और वो इंटरमीडिएट जो है वो बेंजाइन बनता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, प्रोडक्ट एनालिसिस द्वारा रिएक्शन मैकेनिज्म निर्धारित करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है। तो ये था पहला केस कि प्रोडक्ट एनालिसिस द्वारा हम रिएक्शन मैकेनिज्म डिटरमाइन करने में यूजफुल हो सकता है प्रोडक्ट एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट्स। ठीक है, ये नेक्स्ट देखते हैं स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट। अगेन जो है आपका पढ़ा हुआ ही एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। नाइट्रीन में आपको याद हो तो आपने पढ़ा था नाइट्रीन में। इसके अलावा हाँ, ये आपकी रिएक्शन है हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, ये क्या कौन सी रिएक्शन है, हमने हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन पढ़ी थी, वो सेम की सेम रिएक्शन मैं यहाँ पे एग्जांपल के रूप में आपको दे रही हूँ कि इंटरमीडिएट की स्टडी करके। इससे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट में प्रोडक्ट की स्टडी की कि मेटा और पैरा दोनों प्रोडक्ट मिले हैं, इस वजह से बाद में हमने पता लगाया कि ये दोनों किस वजह से मिल सकते हैं, अगर बेंजाइन बना होगा तो दोनों मिलेंगे, यानी रिएक्शन मैकेनिज्म में हमारा कोई बेंजाइन इंटरमीडिएट बना है, वहां से इंफॉर्मेशन मिली। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन हमें पता है और हमें ये पता है कि बीच बीच में कुछ इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा होगा कि ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट दो चीजें बनती है किसी भी रिएक्शन के दौरान। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट जो है बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होती है, पर इंटरमीडिएट को आप जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, इतनी ज्यादा अनस्टेबल नहीं होती है, आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। तो इंटरमीडिएट का पता लगा के भी हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी अभिक्रिया की क्रियाविधि कौन से स्टेप्स के थ्रू जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो देखते हैं स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट। तो ये है आपकी हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, इसमें आपने प्रोडक्ट लिया है Br2, सॉरी रिएक्टेंट लिया है यहाँ पे। ठीक है, Br2 की प्रेजेंस में, Br2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं बेस की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आपको प्राइमरी एमीन प्रोडक्ट मिलता है। तो ये तो मेरी रिएक्शन हो गई, चलो ये तो मुझे पता चल गया कि जो है मैं यहाँ पे रिएक्शन कराऊंगी अमाइड की ब्रोमाइड के साथ बेस की प्रेजेंस में, तो मुझे प्राइमरी अमीन मिलेगा। पर ये मिलेगा कैसे? ठीक है, तो उसके लिए आपने पहले भी पढ़ा था कि ये पूरे स्टेप्स हमने पहले पढ़े हुए, मैं वापस से ज्यादा रिपीट नहीं करूंगी डिटेल में इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि पहले स्टेप में जो है, जब अमाइड की रिएक्शन ब्रोमाइड के साथ करवाई जाती है तो एक HBr निकलता है और यहाँ पे साथ में एक N-ब्रोमो एसिटमाइड बनता है, जो कि एक इंटरमीडिएट की तरह होता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जब N-ब्रोमो एसिटमाइड आगे वापस से रिएक्ट करता है तो एक और HBr यहाँ से रिलीज हो जाता है। ठीक है, और हमें यहाँ पे एक और इंटरमीडिएट मिलता है एसिटाइल नाइट्रीन। ओके, अब ये एसिटाइल नाइट्रीन में वापस से हॉफमैन रीअरेंजमेंट होता है। ये कौन सा रीअरेंजमेंट हमने बताया था उस टाइम पे जब ये पढ़ा था, हॉफमैन रीअरेंजमेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या, लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये CH3 यहाँ पे नाइट्रोजन पे आगे जुड़ जाता है, तो ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे एक हॉफमैन रीअरेंजमेंट होने की वजह से एक और इंटरमीडिएट बनता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पे देखो कितने इंटरमीडिएट मिले, एक तो मिला आपको N-ब्रोमो एसिटमाइड रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन मिक्सचर में, ये मिला आपको एसिटाइल नाइट्रीन, और ये मिला तीसरा आपको आइसोसाइनेट। एक रिएक्शन मिक्सचर है, आप उसमें क्या डाल रहे हो, अमाइड डाल रहे हो, उसमें Br2 डाल रहे हो, उसमें बेस भी डाल रहे हो और रिएक्शन करवा रहे हो यहाँ पे। तो आपको पता चल रहा है कि टाइम टाइम पे यहाँ पे 3 तरह के इंटरमीडिएट जो बन रहे हैं, आपने तीनों इंटरमीडिएट्स को ट्रैक किया है। सबसे पहले N-ब्रोमो एसिटामाइड बना, फिर एसिटाइल नाइट्रीन बना, फिर मिथाइल आइसोसाइनाइड बना। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि हमारी रिएक्शन जो है वो कौन से पाथ को फॉलो कर रही है, कैसे कैसे ये रिएक्शन आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट की स्टडी करके आप किसी भी अभिक्रिया की क्रियाविधि या रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बहुत इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन पता करके रिएक्शन मैकेनिज्म निर्धारित कर सकते हैं। ये भी हेल्पफुल जो है वो मेथड है रिएक्शन मैकेनिज्म को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, फिर तो लास्ट में क्या होता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो है वो रिएक्शन होता है KOH के साथ और हमारा प्राइमरी अमीन बन जाता है। तो यहाँ पे मेन जो पॉइंट था हमारा कि ये जो तीनों इंटरमीडिएट बन रहे हैं, ठीक है,
इनको ट्रैक करते हैं हम, इनको स्टडी करके हम रिएक्शन मैकेनिज्म कौन से पाथ को फॉलो कर रहा है उसका पता लगा के मैकेनिज्म निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे, दो तो हो गए, तीसरा था हमारा तीसरा यहाँ पे मेथड था आइसोटोपिक इफेक्ट। ठीक है, थर्ड मेथड अगर मैं कहूँ तो ये था हमारा आइसोटोपिक इफेक्ट। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप होते हैं कि जिनका क्या होता है, मास डिफरेंट होता है पर एटॉमिक नंबर सेम होता है। आइसोटोप्स कौन से होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है और मास जो है वो डिफरेंट होता है, मास जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये जो इस तरह के जो एटम्स होंगे उनको क्या कहेंगे हम? आइसोटोप्स कहेंगे। तो किसी भी रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए आइसोटोप्स का भी यूज किया जाता है और आइसोटोप्स का इफेक्ट को यूज करते हुए हम रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान ये पता कर सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड उस रिएक्शन के दौरान टूटता है, कौन सा बनता है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आइसोटोप का मैं थोड़ा एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि C12 है, C13 है, C14 है, इसके अलावा जो है वो O16 है, O18 है। ठीक है, ये सारे क्या है? आइसोटोप्स है। इनका नंबर तो एटॉमिक नंबर तो सेम है, इसका 6 है, इसका 6 है, इसका 6 है, पर इनका क्या है? मास डिफरेंट है। तो ये सब क्या है? एक दूसरे के आइसोटोप्स है। तो अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देके आपको बताती हूँ कि आइसोटोप का क्या यूज है रिएक्शन मैकेनिज्म को डिटरमाइन करने के लिए। हाँ, आइसोटोप अकेला पूरी रिएक्शन को निर्धारित नहीं कर सकता। मैंने पहले ही बताया कि कोई एक मेथड जो है पूरी तरह से एक रिएक्शन मैकेनिज्म को निर्धारित नहीं कर सकता। एक से ज्यादा मेथड यहाँ पे कंबाइन भी यूज किए जाते हैं और उसके द्वारा जो है पता किया जाता है कि पूरी रिएक्शन हमारी किस पाथ को फॉलो करते हुए कंप्लीट होती है। ठीक है, तो अब मैंने ली है यहाँ पे एक रिएक्शन। ठीक है, अब इस रिएक्शन में मैं क्या करवा रही हूँ? इस रिएक्शन में मैं इथाइल प्रोपियोनेट का, ये हमारा क्या है? इथाइल प्रोपियोनेट का मैं यहाँ पे जल अपघटन करवा रही हूँ। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करवा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि प्रोडक्ट तो देखो क्या बनता है, CH3। हाइड्रोलाइसिस कराने पर ये प्रोडक्ट बनता है हमारा। ठीक है, C2H5OH। अब ये जो प्रोडक्ट बना है, देखो यहाँ पे भी क्या है? OH लगा हुआ है, यहाँ पे भी OH लगा हुआ है। अब ये OH कौन सा वाला है? ये जो OH है, अब ये बॉन्ड टूट के ये OH इस पे लगा है या फिर ये बॉन्ड टूट के ये OH इस पे लगा है, हमें ये पता नहीं है। ठीक है, कि कौन सा बॉन्ड टूट रहा है। यहाँ पे हमें पता नहीं है कि बॉन्ड ये वाला टूट रहा है, ये वाला ब्रेक हो रहा है कि ये वाला ब्रेक हो रहा है। तो इसके लिए हमने क्या किया? यहाँ पर हमने यूज किया यहाँ पर ऑक्सीजन का आइसोटोप। ऑक्सीजन 16 वाला है। ठीक है, ये हमारा 16 वाला ऑक्सीजन है और हमने यहाँ पे यूज किया आइसोटोप इसका। तो आइसोटोप यूज करने पे बेसिकली आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो हम यहाँ पे आइसोटोप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था 16 वाला और यहाँ पे 18 वाला यूज किया। तो अब हमें पता चला कि जो प्रोडक्ट मिला था हमें, वो प्रोडक्ट जब मिला तो जो इथेनॉल था, इथेनॉल में हमें O18 मिला। ठीक है, ऑक्सीजन कौन सा था इथेनॉल में? O18। तो फिर उससे हमें पता चला कि बॉन्ड हमारा जो है यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ना टूट करके ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये C डबल बॉन्ड O और O के बीच में एसाइल वाला बॉन्ड टूटता है। क्योंकि अगर ये एसाइल वाला बॉन्ड टूटेगा तभी ये पॉसिबल है कि यहाँ पे क्या बनेगा, ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, तभी पॉसिबल है यहाँ पे कि ये वाला ऑक्सीजन आके OH आके यहाँ पे जुड़े तो नॉर्मल वाला प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ से बन जाता है C2H5O18 माइनस, और फिर वहां से जो H यहाँ पे था, सॉरी ये H2O ही तो यूज करते हैं, H2O यूज करते हैं जो OH माइनस और H की प्लस की प्रेजेंस में रहता है, तो ये H आके फिर वहां पे जुड़ जाता है, जिस वजह से यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो समझ में आ गया ये क्या बोलने की कोशिश करूँ मैं, कि यहाँ पे आइसोटोप का यूज करके हम ये पता कर सकते हैं कि पूरी रिएक्शन के दौरान कौन सा वाला बॉन्ड जो है वो टूटता है और कौन सा वाला बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो उससे भी जो है रिएक्शन मैकेनिज्म को पता करने में हमें हेल्प मिलती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो हमारा है वो है, फोर्थ पॉइंट
स्टीरियोकेमिकल एविडेंस, स्टीरियोकेमिकल एविडेंस, स्टीरियोकेमिकल एविडेंस। तो स्टीरियोकेमिकल एविडेंस में बेसिकली क्या होता है, स्टीरियोकेमिकल एविडेंस को यूज करके, यानी कि हम किसी भी रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री चेक करेंगे और उसके बेसिस पे पता करेंगे कि ये पूरी रिएक्शन हमारी कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ये जो मैंने आपको सेकेंड यूनिट पढ़ाई थी उसमें भी हमने पढ़ा था SN1 SN2 रिएक्शन, अगर आपने पढ़ा होगा रेसिमाइजेशन वगैरह, ये क्लास में हम करा चुके हैं, ठीक है। तो वो वाली ही हम यहाँ पे मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक रिएक्शन ले रही हूँ न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पे मैं रिएक्शन ले रही हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाती हूँ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं हम यहाँ पे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए मैं एक कोई ऑप्टिकल एक्टिव रिएक्टेंट लूंगी यहाँ पे, और फिर उसका जो है रेसिमाइजेशन कराएंगे और देखेंगे कि रिएक्शन करवाएंगे और देखेंगे कि उसमें रेसिमाइजेशन हो रहा है या प्रतिपन्न हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। उस बेसिस पे पता करेंगे कि ये जो रिएक्शन है हमारी SN1 है या SN2 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लूं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ये C6H5, ये H है हमारा, और ये हो गया CH3, ठीक है। स्लो प्रोसेस है ये, पहला स्टेप जो है, पहली रिएक्शन करवा रहे हैं SN1 रिएक्शन करवा रहे हैं, पहली रिएक्शन, ठीक है। SN1 रिएक्शन करा रहे हैं और स्लो स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हमारा कौन सा है, स्लो स्टेप है। और याद रखना हमेशा जो है क्या कहते हैं, रिएक्शन डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है, ठीक है, वो हमेशा कौन सा होता है, स्लो स्टेप होता है। कहीं पे भी फास्ट स्टेप लिखा हुआ है तो वो रेट को डिटरमाइन नहीं करता है। तो ये मैंने लिया है एक कोई ऑप्टिकल एक्टिव है, ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। अब यहाँ पे मैं SN1 रिएक्शन करवा रही हूँ इसमें, ठीक है। तो आपको इतना तो पता है, क्लास में पढ़ाया हमने कि जब यहाँ पे SN1 रिएक्शन करवाते हैं तो एक क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। और ये डिस्कस कर चुके हैं तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी इसके। कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन क्या होता है, हमेशा प्लेनर होता है, ठीक है। यहाँ पे स्लो स्टेप में यहाँ पे ये निकल जाता है Br अपने इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये -Br, ठीक है। ये पहला स्टेप है इसका, ठीक है, 1 मिनट, हाँ, ओके। तो पहले स्टेप में यहाँ पे क्या हुआ, पहले स्टेप में हुआ कि हमारा एक कार्बोकेटाइन बना, और कार्बोकेटाइन कैसा होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर है पूरी तरह से। तो अब यहाँ पे इस प्लेनर स्ट्रक्चर पे क्या होता है कि ऊपर से भी अटैक हो सकता है, ऊपर से भी अटैक हो सकता है और नीचे से भी अटैक हो सकता है। तो दोनों केस पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, फिर हमें यहाँ पे मिलता है रिएक्शन मिक्सचर किसका, 50-50 मिलता है, प्लस और माइनस, जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये जो SN1 रिएक्शन है उसके दौरान जो है वो रेसिमाइजेशन होता है। तो ये देखते हैं हम सेकेंड स्टेप में यहाँ पे क्या होगा। फर्स्ट स्टेप में तो हमें कार्बोकेटाइन मिला, सेकेंड स्टेप में जो ये कार्बोकेटाइन बना था, ये कार्बोकेटाइन जो बना है C6H5, ये CH3 था, पहले इस पे अटैक हुआ, OH- का ऊपर से अटैक हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन गया C6H5, ये हाइड्रोजन एज इट इज रहा, ये CH3 यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ पे OH लग गया, ओके। अब दूसरा केस क्या होगा, यहाँ पे दूसरा केस होगा इस साइड से अटैक होगा, ठीक है। तो इस साइड से अटैक होते ही क्या होगा, इस हाइड्रोजन को पुश करेगा ये, जिस वजह से ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, उस साइड निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इधर से अगर OH का अटैक हो तो यहाँ पे हो जाता है CH, यहाँ आ जाएगा CH3, ये हमारा C6H5 एज इट इज रहा, और ये बन गया OH। तो ये जो दोनों प्रोडक्ट बने हैं, ठीक है, प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B, ठीक है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के 50% ये भी बनता है और 50% ये भी बनता है। तो
तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, रेसिमिक मिक्सचर बना है हमारे रिएक्शन के दौरान। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि आपने कोई एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड लिया, आपने उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाया, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाने के बाद रिएक्शन मिक्सचर में आपको रेसिमिक प्रोडक्ट देखने को मिला। अगर रेसिमाइजेशन देखने को मिला है तो उस बेसिस पे फिर आप कहेंगे कि ये जो रिएक्शन आपने करवाई है वो कैसी रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपकी SN1 रिएक्शन है। अगर रिएक्शन मिक्सचर में रेसिमिक प्रोडक्ट मिलता है तो ये रिएक्शन आपकी SN1 रिएक्शन है, ठीक है। अगर रेसिमिक मिक्सचर नहीं मिलता और वहां पे आपको मिलता है इन्वर्जन, तो आप कहेंगे कि वो SN2 रिएक्शन है। देख लेते हैं वो भी एक बार, ठीक है। ये SN2 सेम ही यहाँ पे लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, बस ये पता करना है कि जब रिएक्शन करवाई थी तो रिएक्शन मिक्सचर में कौन से प्रोडक्ट मिले थे। 50-50% दोनों मिले थे, तो आप कहेंगे कि हमारे पास जो है वो SN1 रिएक्शन हुई है। और अगर सिर्फ इन्वर्जन देखने को मिलता है तो हम कहेंगे कि ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, ठीक है। बस कुछ खास नहीं है इसमें। ओके, क्या होता है यहाँ से अटैक होता है इसमें, ये एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, ठीक है। और फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, HCH3 C6H5, और ये जो है वो बन जाता है OH। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इन्वर्जन हो गया। ये सारा कुछ हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं हम सेकेंड यूनिट में, ओके। तो यहाँ से अगर रिएक्शन मिक्सचर में इन्वर्जन देखने को मिला तो हम कहेंगे कि हमारी जो रिएक्शन है पूरी वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। यहाँ से आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है इस पर्टिकुलर रिएक्शन की, SN1 है या SN2 है। तो स्टीरियोकेमिकल एविडेंस पता करके भी हम किसी भी रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म पता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट जो है यहाँ पे हमारे पास वो है काइनेटिक एविडेंस या फिर काइनेटिक स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पे आप 5th नंबर देखते हैं हम यहाँ पे काइनेटिक स्टडीज। तो काइनेटिक स्टडीज, काइनेटिक्स वाली यूनिट पढ़ चुके हैं हम पूरी, ठीक है। तो काइनेटिक स्टडीज या काइनेटिक केमिस्ट्री का हम यूज करके भी यहाँ पे किसी भी रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म पता कर सकते हैं। जैसे कि ये मैं एक रिएक्शन लेती हूँ CH3Br, ये क्या है, कोई एल्किल हैलाइड है हमारा, ठीक है। मिथाइल ब्रोमो या फिर हम कह सकते हैं ब्रोमो मिथाइल है यहाँ पे, ठीक है। और इसकी रिएक्शन मैं करवा रही हूँ NaOH के साथ, ब्रोमो मिथाइल की रिएक्शन करवाते हैं हम NaOH के साथ जल अपघटन करा, ठीक है। अब यहाँ पे ये रिएक्शन के दौरान क्या होता है, ये बन जाता है हमारा CH3OH और NaBr, सिंपल सा ये बन गया, ठीक है। अब इस रिएक्शन को देख के आपको क्या पता चलता है कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो रेट है, जैसे कि आपने काइनेटिक्स में पढ़ा था कि रिएक्शन का रेट जो है वो क्या होता है, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हमेशा उसके कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कोई भी रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और ये इसका ऑर्डर। तो यहाँ पे हमें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना है कि ये रिएक्शन जो है वो किस मैकेनिज्म को फॉलो करती है, SN1 को फॉलो करती है कि SN2 को फॉलो करती है। तो हम इसकी काइनेटिक स्टडी करके पता कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट जो है CH3Br और NaOH दोनों यूज हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये रेट ऑफ रिएक्शन, अगर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन देखो, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन, देखो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे।
और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ये और ये दोनों यूज हो रहा है, तो मतलब CH3Br की कंसंट्रेशन और NaOH दोनों की कंसंट्रेशन यहाँ पे यूज हो रही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो कैसी है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है यहाँ पे। और अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो उस बेसिस पे हम फिर क्या कहेंगे, ये SN2 मैकेनिज्म, उस बेसिस पे हम क्या कहेंगे, ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो उस बेसिस पे इस रिएक्शन को क्या होना चाहिए, SN2 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, देखो ये था आपका HHBr, मैं कह रही हूँ कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें CH3 और NaOH दोनों की कंसंट्रेशन यूज हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, स्टेप तो क्या होगा, एक ही होगा, पर यहाँ पे CH3Br और यहाँ से आने वाला OH दोनों की कंसंट्रेशन मैटर करती है इस रिएक्शन में, ठीक है। तो इस वजह से ये रिएक्शन क्या होगी, सेकेंड ऑर्डर होगी। सेकेंड ऑर्डर होगी तो कैसे मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। SN2 मैकेनिज्म कितने स्टेप में होती है, एक स्टेप में होती है, ठीक है, ये याद रखना हमेशा। SN2 मैकेनिज्म सेकेंड ऑर्डर होती है और ये हमेशा एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी अभिक्रिया की काइनेटिक स्टडी करके भी हम इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं किसी रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में, जो यूजफुल होती है उस रिएक्शन मैकेनिज्म, पूरी रिएक्शन का मैकेनिज्म डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप बताएंगे यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट जो है, इसी में एक और एग्जांपल अगर दूं, ये तो मैंने किसके साथ कराई, बेस के साथ हाइड्रोलाइसिस करवाया इसका, ठीक है। अब अगर मैं H2O के साथ करवाती हूँ तो यही रिएक्शन जो है SN2 को नहीं फॉलो करके SN1 को फॉलो करने लगती है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, CH3 टर्शियरी ब्रोमोब्यूटाइल, ठीक है, ये रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन करवाई मैंने H2O के साथ। तो उस केस में ये रिएक्शन कैसी होती है, उस केस में ये रिएक्शन जो है वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करती है, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। कैसे, देखो ये है आपकी रिएक्टेंट, ये है आपका रिएक्टेंट, ये मान लो Br है और ये CH3। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में अगेन मैं बता देती हूँ वापस से, कुछ नहीं, फर्स्ट स्टेप में होता है कि आपका Br यहाँ से निकल जाता है, Br माइनस यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये फर्स्ट स्टेप में हुआ कार्बोकेटायन बना, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो कार्बोकेटायन बना है इस पर जो है यहाँ से आने वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है। ये H2 इस फॉर्म में रहेंगे, H+ और OH- में, तो यहाँ पे आने वाला न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर देता है। वो अटैक कहाँ कर सकता है, वो अटैक ऊपर से भी कर सकता है और नीचे से भी कर सकता है। तो इधर से भी अटैक हो सकता है OH- का और इधर से भी अटैक हो सकता है OH- का। तो यहाँ पे जो है वो दो प्रोडक्ट बनते हैं, मैं यहाँ पे Ni लिख रही हूँ, मिथाइल ग्रुप को, CH3 ग्रुप को Ni लिख रही हूँ, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनता है। तो ये प्रोडक्ट देख के हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि ये पूरी जो रिएक्शन थी, ये हमारा स्लो स्टेप है, और मैंने पहले भी बताया जो RDS होता है यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो हमेशा स्लो स्टेप होता है। तो पूरी रिएक्शन का मैकेनिज्म या फिर पूरी रिएक्शन का रेट जो है वो फर्स्ट स्टेप पर ही निर्भर करता है। और फर्स्ट स्टेप में कितने रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं, ओनली यही तो यूज हो रहा है, यहाँ पे कोई बेस या न्यूक्लियोफाइल तो आ ही नहीं रहा, सिर्फ यही वाला यूज हो रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन ओनली जो है वो डिपेंड करती है CH3 टर्शियरी ब्रोमोब्यूटाइल की कंसंट्रेशन पर, जिस वजह से ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, SN1, क्योंकि SN1 ये रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है जो कि 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये था आपका काइनेटिक स्टडी।
तो यहाँ पे काइनेटिक स्टडी के दौरान भी हम यहाँ पे किसी भी रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन प्राप्त करके उसका निर्धारण कर सकते हैं। तो ये जो पांचों स्टेप है इनका कंबाइंड यूज करके किसी भी रिएक्शन के रिएक्शन मैकेनिज्म को डिटरमाइन किया जाता है। ओके, चलिए, थैंक यू।